नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से राज कर रही है और इनके राज के पीछे कई ऐसे मुद्दे हैं जहां देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टियों से ज्यादा लीड मिल जाती है। इन मुद्दों के अंदर कई मुद्दे हैं, लेकिन खासकर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि हिंदुत्व के मुद्दे हैं। इन हिंदुत्व के मुद्दों के अंदर देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को, खासकर तो देश के हिंदुओं को बताने की कोशिश करती है कि देखिए, आपकी रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है और कई मुद्दों पर हम आने वाले चुनावों पर काम करेंगे, साथ साथ चुनाव जीतने के बाद पर उन पर काम करेंगे और उन पर चुनाव के मुद्दों पर चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन देखने को ये मिलता है कि पिछले 11 साल से राज करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों के अंदर फेल होती नजर आई है। यहाँ पर सबसे खास मुद्दा जो मैं आपकी आज के लाल बत्ती के शो के अंदर लेकर आया हूँ वो मुद्दा है धर्म परिवर्तन का। जी हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन का, जहाँ ये देखने को मिलता है कि एक हिंदू लड़की को जबरन किडनैप कर लिया जाता है, जबरन अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद में उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है और इसके पीछे एक मुस्लिम लड़का तो शामिल होता ही है, लेकिन उस मुस्लिम लड़के के साथ साथ उसका पूरा का पूरा परिवार और कुछ मौलवी भी शामिल होते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो जाती है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार फेल हो जाती है और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन भी फेल हो जाता है। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि इस हिंदू लड़की को बचाने के लिए इसके पिता पिछले 3 महीने से प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं होता है। अब कहानी क्या है, आप सरल भाषा में समझिए। देखिए, बात है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। वाराणसी के अंदर एक आदमपुर पुलिस थाना पड़ता है। इस पुलिस थाने के अंदर एक एरिया आता है, उस एरिया के अंदर एक मोहल्ला है और मोहल्ले के अंदर एक 12 साल की हिंदू लड़की रहती है। 12 साल की हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का किडनैप करके अपने घर ले जाता है। जब घर वालों को पता चलता है कि उनकी हिंदू लड़की किडनैप हो चुकी है तो वो घर वाले उस मुस्लिम लड़के के घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी बिटिया लौटा दो, आखिर उसने किया क्या है। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि मुस्लिम परिवार जिसके घर में वो हिंदू लड़की थी वो कहता है कि देखिए, अब उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है और उसका अब निकाह भी हो चुका है। उसका निकाह 14 साल के एक मुस्लिम लड़के से हो चुका है और अब आप यहाँ से चले जाइए, वो अब हमारे घर की बेटी है, यानी कि हमारे घर की लड़की है। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है वो जो हिंदू पिता था वो डर जाता है। डरने के बाद वो काफ़ी कोशिश करता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद वहाँ क्या देखने को मिलता है, वहाँ ये देखने को मिलता है कि वो जो मुस्लिम परिवार था वो वहाँ पर डजनों लोगों को इकट्ठा कर लेता है, यानी कि डजनों मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि देखिए, आप यहाँ से चले जाइए वरना काफिर को मार डाल दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद में ये जो हिंदू पिता था ये आदमपुर पुलिस थाने के अंदर 3 महीने से चक्कर काटता है, लेकिन 3 महीने से चक्कर काटने के बाद में भी इसको कोई मदद नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आदमपुर पुलिस स्टेशन के अंदर 3 महीने से चक्कर काटता है और वहां पर चक्कर काटने के बाद में भी उसकी बेटी को छुड़ाया नहीं जाता। उसकी बेटी जिस चंगुल में फंस चुकी थी उस चंगुल से छुड़वाया नहीं जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रशासन यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद में आखिर ये जो हिंदू पिता है वो यहाँ पर थक हार जाता है और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिख के भेजता है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर इस पे एक्शन लेते हैं और आदमपुर एसीपी को इत्तला करते हैं। आदमपुर एसीपी को इत्तला करने के बाद में डायरेक्ट पुलिस प्रशासन हरकत में आता है और 1 दिन के भीतर भीतर ही उस हिंदू लड़की को छुड़ा लिया जाता है। सितंबर को जी के द्वारा एक एप्लीकेशन थाना आदमपुर पे दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उनकी बेटी को वो कई दिनों से ढूंढ रहे हैं और वो गायब हो गई है। जैसे ही उन्होंने थाना आदमपुर पर एप्लीकेशन दी, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और एक टीम उस लड़की की बरामदगी के लिए लग गई। कल शाम को ही उस लड़की को बरामद किया गया है और ये पता चला कि वो लड़की एक नाम के लड़के के साथ थी और के परिवार वालों ने उन दोनों का निकाह करा दिया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पर और उसके परिवार वालों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की की उम्र लगभग 12 वर्ष है और लड़के की उम्र लगभग 14 वर्ष है। जी, इसमें मौलवी की भी बहुत अहम भूमिका है क्योंकि निकाह उन्हीं के द्वारा कराया गया है। इसमें के माता पिता, उसका भाई और जो मौलवी है उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद हसीन, पिता का नाम मोहम्मद यासीन है। जलालीपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने मुर्तज़ीन के कहने पर एक नाबालिग 13 वर्ष की हिंदू लड़की का निकाह लगभग 3 माह पहले करा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दी। कान पकड़कर बोल रहा हूँ। अब आप
खुद सोचिए, अगर पुलिस प्रशासन इतना कायम है कि वो एक दिन के भीतर भीतर उस हिंदू लड़की को छुड़ा सकता था, तो आखिर 3 महीने तक इंतजार क्यों किया गया? आखिर 3 महीने तक उस हिंदू लड़की के साथ उस मुस्लिम परिवार ने क्या किया होगा? वो 3 महीने उस 12 साल की हिंदू लड़की के कौन लौटा के देगा? आखिर उन 3 महीनों के अंदर अंदर एक 12 साल की हिंदू लड़की के साथ कितना टॉर्चर हुआ होगा? वो कोमा में जा सकती है, उसके साथ एक ट्रॉमा हो सकता है भविष्य के अंदर। आखिर उस 3 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ होगा? ये तो 3 महीने की वो बात है जो सामने आ गई, लेकिन कई सालों की बात तो ऐसी है जो सामने भी नहीं आती है और दबी कुचली जाती है भारत के अंदर। लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन के जो मुद्दे हैं वो लगातार यूं ही बढ़ते आते रहते हैं। ये तो एक मुद्दा है जो खुल के सामने आ गया। इससे पहले हमने आपको हमारे संडे ओपिनियन स्ट्राइक के अंदर बताया था किस तरीके से कांग्रेस काउंसिलर अनवर कादरी, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के कांग्रेस काउंसिलर है, वो भी एक धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहे थे, जिसके अंदर वो अपने मुस्लिम लोगों को पैसे दे रहे थे। किसी को 2 लाख रुपए दे रहे थे, किसी को 1 लाख रुपए दे रहे थे और उनको कह रहे थे कि जाइए जाकर अपनी पहले गलत आइडेंटिटी बताकर हिंदू महिलाओं के साथ रिश्ता बनाइए और फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन जैसे कामों के अंदर फोर्स कीजिए आने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चेन बन रही है, इस चेन के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। इस चेन के अंदर भारत के कुछ ऐसे मुसलमान शामिल हैं जो शायद ऊपर तरीके से तो भारत के हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं, लेकिन पीठ पीछे करते वही हैं जो इनके कुछ आगाह लोग इनको बताते हैं। वहां पर फिर कांग्रेस सरकार भी शामिल हो चुकी है। इसके अंदर देखने को मिलता है कि कांग्रेस सरकार पहले तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को उठाती ही नहीं है। यूं तो कहीं पे भी कोई मामला हो जाता है तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो जाते हैं और सहानुभूति लेते हैं, उस महिलाओं से के साथ जाकर फोटो खिंचाते हैं, उनके परिवारों के साथ जाकर फोटो खिंचाते हैं और उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर चढ़ाते हैं। लेकिन क्या ऐसे परिवारों से जाकर राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता और कोई, वो क्या इनसे जाके मिलते हैं? वो नहीं मिलते, क्योंकि उनका वोट बैंक आहत हो जाएगा। और वो अब मिल भी कैसे सकते हैं जब उनके खुद की पार्टी के काउंसिलर इन सब कामों में इन्वॉल्व है। हमने आपको बताया था कि अनवर कादरी ने 2 लोगों को पैसा दिया था। एक व्यक्ति था अल्ताफ अली और दूसरा था साहिल शेख। इन दोनों को पैसे दिए गए थे और कहा था कि आप जाइए हिंदू महिलाओं के साथ रिश्ते बनाइए और उनको प्रोस्टिट्यूशन जैसे कामों के अंदर उलझाइए, उनको फोर्स कीजिए कि वो ऐसा काम करे। तो आप देख सकते हैं एक जो विचारधारा बनकर आ रही है। कुछ एपिसोड्स के अंदर हमने आपको ये भी बताया था कि IB की कुछ रिपोर्ट्स थी जिसके अंदर IB ने इस तरीके की कार्रवाई की थी कि मदरसा जो भारत के अंदर चल रही है उसके अंदर अलग अलग कार्रवाई होती है, जिन कार्रवाइयों के अंदर देखने को मिलता है कि मुस्लिम जो युवा हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और ब्रेन वॉश करने के बाद में उनको कई कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई जाते हैं जिसके प्रति वो भारत के अगेंस्ट में जाके खड़े होने की सोचते हैं या फिर हिंदू महिलाओं के प्रति कुछ उल्टा सीधा सोचने की कोशिश करते हैं। तो आखिर सवाल यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आखिर इन सब चीज़ों को रोकेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से भारत के अंदर सरकार बनाकर बैठी हुई है, लेकिन वो अब तक इन कामों को क्यों नहीं रोक पाई है? बड़ा सवाल है। अब अपन चलते हैं दोस्तों अपनी दूसरी खबर की और दूसरी खबर है बिहार से। बिहार के अंदर ये देखने को मिलता है कि बिहार के अंदर मौजूद जो जन स्वराज पार्टी है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो अब तक यानी कि बिहार के अंदर 243 सीट्स है, 243 की 243 सीट्स के ऊपर जन स्वराज पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और MLA का चुनाव लड़ेगी। इस बीच ये खबर आ रही थी कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ने वाले, लेकिन अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले बिहार के चुनाव के अंदर चुनाव लड़ने वाले हैं और इनकी सीट रोहतास जिले की करगहर सीट बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर प्रशांत किशोर स्टार्टिंग में ये कह रहे थे, क्योंकि अभी तक ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अभी इस पर कोई प्रॉपर तरीके से प्रशांत किशोर ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। इससे पहले भी एक खबर आ रही थी कि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो खबर भी रद्द हो गई थी। अब एक और खबर आ रही है। तो अब सवाल यही है कि अगर ये खबर सच्ची है तो सवाल यह है कि प्रशांत किशोर स्टार्टिंग में तो कह रहे थे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हालांकि ये चीज देखने वाली और है कि प्रशांत किशोर पहली बार में यानी कि पहली बार जन स्वराज पार्टी बिहार के अंदर कंटेस्ट कर रही है चुनाव, लेकिन और पहली बार के अंदर वो 243 की 243 सीट्स के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बीच कई इंटरव्यूज को अगर हमने खंगाला तो वहां ये देखने को मिला कि प्रशांत किशोर का एक दावा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि या तो बिहार चुनाव के अंदर जन स्वराज पार्टी 10 सीटों पर सिमट कर हार जाएगी या फिर बहुमत के अंदर सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है, जन स्वराज पार्टी 10 सीटों पर सलट जाएगी या बहुमत में सरकार बनाएगी या फिर वोट काट कर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मदद करेगी? आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।